इसलिए जब चुनाव आएगा टिकट मांगने का अधिकार सबको है। ये भी हो सकता है आप कल आप मुझसे सवाल कर बैठो कि साहब आप भी ख्वाहिश रखते हैं तो मैं को गर्दन थोड़ी हिला दूंगा, नहीं रखता मैं। पिछली बार भी उन्होंने ज़ाउर रहमान बर्क को लड़ाया था जैसा मुझे मालूम है, और पार्टी ने टिकट दिया था इकबाल महमूद साहब को। 2017 की शायद आप बात कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि नेता नहीं अभिनेता वाले काम ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए दोनों ही काम बहुत संघर्ष के हैं और आज़म खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे, उनके बेटे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज़म खान के साथ खड़ी नहीं है। नहीं, ये लोग वो कह रहे होंगे जो ये सोचते हैं कि इनमें कब बिगाड़ हो आपस में। तो इसलिए ये कहना कि ओवैसी साहब के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूँ या उसे, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संभल से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज़ खान साहब, जो हमारे ख़ास मेहमान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लोग कहते हैं कि आप राजनीति में लोग अभिनेता बनने के बाद नेता बनते हैं, लेकिन आपके साथ उल्टा है कि आप नेता बनने के बाद अभिनेता बने, तो इसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? नहीं, इसमें कोई उदाहरण अभिनेता वाला आप पेश करते तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। आप महात्मा गांधी की आप मूर्ति पर रोए थे तो लोगों ने कहा ये तो अभिनेता है, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और काफ़ी सोशल मीडिया पर चीज़ें चली थी। आप रामपुर दूल्हा बनकर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो लोग कहते हैं कि नेता नहीं अभिनेता वाले काम ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए दोनों ही काम बहुत संघर्ष के हैं। नेता बनना भी बहुत संघर्ष का काम है, अभिनेता बनना भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद में अभिनेता बनता है। और लोगों को कितना उसका आर्ट और कला पसंद आए ये निर्भर जनता के ऊपर करता है। ऐसी जनता का सोचना होता है और नेता की कारगुजारी होती है। जो जनता जिसके ऊपर विश्वास करके उसको चुनकर भेजती है, पार्टियाँ विश्वास करती हैं, तो नेता जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं ये भी नेता के स्ट्रगल के ऊपर है। तो दोनों चीज़ें हैं। और जहाँ तक सवाल गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर था, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर देश पूरा बापू को याद करता है कि आज मैं और आप बैठे हैं तो ये बापू की देन है। महात्मा गांधी जी हमको आज़ाद करा के इतना अच्छा मुल्क दे गए। मैंने उसमें भी कहा था उस वक्त और आज भी कह रहा हूँ, तो मेरी भावनाएं थी कि मैं उस वक्त भावुक हो गया और मैंने कहा कि बापू आप हमें इतना अच्छा मुल्क देकर गए थे, और इतना अच्छा मुल्क दे के आने के बाद में आपको ये उम्मीदें हो सकता हो, इतनी मेहनत के बाद में, संघर्ष के बाद में अंग्रेज़ों से हमको निजात दिलाई कि ये देश और आगे बढ़े, खुशहाली आए, लेकिन इस मुल्क में जो हमारी सहूलतें थी और ज़्यादा वो हमसे छीनी जा रही है, ना कि बढ़ाई जा रही थी। मेरा उस वक्त का कहना ये था। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था कि बड़ी अच्छी बात कही। तो बात हंस के मैं कहता तो एक तरीके से उसका मजाक था वो, लेकिन मैंने उसको भावुक होकर कहा, दिल से मैंने ये कहा कि इतना अच्छा मुल्क मेरा भारत, जहाँ मेरे पुरख में आप भी पैदा हुए और बापू हमें दे गए, तो उसकी तरक्की होनी चाहिए। और आज भी मैं इस बात का कायल हूँ कि मुल्क के लिए, भारत के लिए जितनी और हम कोशिश करें कि हमारा देश और खुशहाली बने और आगे बढ़े, खुशहाली आए, तो ये हम हमेशा कामना करेंगे। और मैंने उस वक्त बापू के सामने भी यही बात कही थी। लोग कहते हैं कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आपको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ना 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 ना, ये तो लोगों की सोच अब कहने की बात हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ जहाँ लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद की हो, और बापू के अनुयायी तो यहाँ तो पूरा देश है। वो हो सकता है गॉडसे को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं गॉडसे को मानने वाले, उनकी यहाँ हिंदुस्तान में दाल गलने वाली आगे भी नहीं है, ना आप गलती। वो ज़बरदस्ती चाहे जो देश में लोग करा रहे हों, इस टाइप के जो गॉडसे को मानने वाले हैं, लेकिन बापू के अनुयायी जो हैं उनकी तादाद इतनी है कि अगर आप नीचे खड़े होकर चौराहे पे आप आवाज़ लगाएंगे मैं बापू का समर्थक हूँ, तो आपके साथ में 100 खड़े होंगे, उधर 4-6 ही नज़र आए होंगे, और वो भी शर्म से सिर नीचे झुका के खड़े होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है। पार्टी ने भी, मेरी और मेरे पार्टी के लोगों ने भी उसको सराहा था, अच्छी बात नहीं। आप सीतापुर जेल से आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा की रिहाई हुई है और आप खुद वहाँ मौजूद थे सीतापुर जेल के बाहर, तो आपकी भी बात हुई होगी आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा से, तो उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? देखिए पहले तो ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ प्रतिद्वंद्विता के तहत तो हुआ, ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि रामपुर का विकास और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आज़म खान साहब,
और उन्होंने हमेशा हक की लड़ाई लड़ी है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग जो आज खुश हो रहे हैं उनको जेल भेज के, उनके परिवार पूरा जेल में था, ये खुश हो रहे हो कि आज़म खां साहब से हमने बदला ले लिया या आज़म खां साहब के जेल जाने से हमने समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर दिया, ये उनकी भूल हो सकती है। लेकिन जनता आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खां साहब को याद कर रहे हैं। जीती जागती एक मिसाल ये है कि अभी हमारे देश में एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, कानून है, उसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर सहारा है, सरपरस्ती है। उसकी नज़ीर तंजीन फातिमा जी हैं जो परसों रिहा हुई हैं। मैं गया था, इससे पहले भी जेल में मिलने जाता रहा हूँ, और जब आज़म खां साहब की उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे तब भी मैं घोर विरोधी था। मेरी पार्टी विरोधी थी इस बात की कि उनके प्रतिद्वंद्विता के तहत जो खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय हो रहा है। तो वो देखिए आपके सामने नज़ीर है, उनको न्याय मिला और आज़म खां साहब को भी न्याय मिलेगा। अभी हमें न्यायिक प्रक्रिया पे इतना बड़ा भरोसा है, इतना बड़ा भरोसा कि मुखालिफ और ये फ़िरके परस्त ताकतें कुछ भी कर लें, लेकिन अभी जब तक अदालतें हैं और इस देश में न्यायिक प्रक्रिया मजबूती से जमी है जो हमारी सरपरस्ती करती है हिंदुस्तान के तमाम लोगों की, 130 करोड़ लोगों की, तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और आज़म खां साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे, उनके बेटे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज़म खान के साथ खड़ी नहीं है। नहीं, ये लोग वो कह रहे होंगे जो ये सोचते हैं कि इनमें कब बिगाड़ हो आपस में, ये वो लोग कह रहे होंगे। अक्सरियत में तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन आप कह रहे हैं तो लोगों ने, किसी ने तो कुछ कहा होगा जब तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी बात वैसे आई नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो प्रतिद्वंद्विता के तहत हमारी पार्टी के कद्दावर नेता के साथ में जुल्म और ज़्यादती हो और समाजवादी पार्टी, हम तो गैरों के लिए, उन लोगों के लिए बोलते हैं जिनके साथ खिलाफ अत्याचार होते हैं। आज आप किसानों के लिए देख लें, एकमात्र समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी है, इतने प्रांतों में जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको निर्देशित किया, कार्यकर्ताओं को सबको, कि किसानों के हित की लड़ाई के लिए 7 तारीख से पिछली हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दूसरी बात है कि जब इन फिरके परस्त ताकतें हों या और मुखालिफ हमारी प्रतिद्वंद्विता की पार्टियाँ हों, वो मुंह छुपाने के बाद में पुलिस को आगे कर रही हों, ऐसे तंत्र को आगे कर रही हों जो हमको रोक पाए, तो हम तो उनसे नहीं रुक रहे हैं और ना रुकेंगे। जो आज ठंड में किसान ठुठर रहा है अपनी मांग के लिए, काला कानून जो सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने, उसको वापस लेने के लिए किसान बॉर्डर पर पड़े हैं, यहाँ से यूपी से जाने का प्रयास करते हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उनके साथ खड़ी है। इसलिए खड़ी है कि हिंदुस्तान का 75% जो आबादी का हिस्सा है वो किसानों का है, और उसी किसान का बेटा जिसकी आज हम लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हैं, वो सीमा पर हमारे लिए जो रखवाली करता है, देश की रखवाली करता है, वो भी किसान का बेटा है। तो इसलिए मैंने आज एक और कार्यक्रम था आज, क्योंकि खुशी का मौका था, चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय हमारे, जो किसानों के नेता थे और देश के नेता वाकई थे, अगर आज वो जिंदा होते तो किसानों की ये दुर्दशा नहीं होती, ठंड में ठुठर नहीं रहा होता, किसान सड़क पर नहीं होता, वो इनकी बात सुनते जो आज सरकार नहीं सुन रही, और हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी और असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, मैं बीजेपी का हुल्ला नहीं बोलता, इसलिए मैं इस मौके पर ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। अगर मैं ये नाम लूँ कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी का कहीं नाम है। तो मैं समझता हूँ अब बीजेपी का नाम पब्लिक ख़त्म कर चुकी है, क्योंकि अत्याचार, जाति, लूट, डकैती, बलात्कार, महिला सुरक्षित नहीं है, सीमा पर घुसपैठी हमारे, मतलब केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश तक की मैं अगर बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। बीजेपी का अब जनाधार, क्योंकि जब बीजेपी चली गई है तब बहुत सालों तक नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है और लोगों का है, मैं तो उनके मुंह सुनता रहता हूं, तो इसलिए मैं ये बात कहूं तो मुनासिब नहीं होगा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा। हम तो ऐसी ताकतों से लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से कि जो इस देश को, इस प्रदेश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते।
बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, जात पात के नाम पे बांटना चाहते हैं, ऊंच नीच के नाम पे बांटना चाहते हैं, तो हमारा मुकाबला उनसे रहेगा। और इसमें मुकाबले में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनके वालिद माननीय नेताजी, इनको कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो हमारे संरक्षक हैं, तो सारे लोग मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी तरीके से, और जनता भी हमारे साथ खड़ी है। आप देख रहे होंगे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को, उनके कामकाज को आज भी लोग सराहते हैं। हमने कई बार कहा है, इन्हीं लोगों का मुँह सुना है जो आज सरकार चला रहे हैं, कि अखिलेश यादव जी की सरकार वाकई बेहतर थी। असदुद्दीन ओवैसी, देखिए ये नाम तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चर्चित नाम है आज की तारीख में, चाहे आप बिहार से लेके चलिए तो जहाँ तक ओवैसी साहब का ताल्लुक़ है, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए पार्टी तो माइनॉरिटी में बहुत बनी है और लोगों ने कोशिश भी की है कि, लेकिन पार्टी मैं समझता हूँ किसी एक जात तो बिरादरी के नाम से नहीं चल सकती। मैं ये कहूँ समाजवादी पार्टी खाली समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम से ही चल जाएगी, या मैं ये कहूँ कि माइनॉरिटी के लोग अगर चाहें किसी एक पार्टी का नाम बना के उनके साथ चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पार्टी जब तक सब धर्म के बाद जाति समाज के लोग नहीं होंगे, तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सक्सेस हो जाए। तो जब तक अब समाजवादी पार्टी में आप देखें तो आप ऊपर से शुरू से आप लगाइए कि सरकार के दौर से मिनिस्ट्री में सारी जात बिरादरी के लोग थे। आज जो काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, तो उसमें मल्ला, कुशवाहा, शाक्य, सैनी और यादव, मुस्लिम सारे लोगों का है। और इससे हटके हमारी जो और पार्टी हैं जो आज देश को चला रही हैं, तो ज़रा उसमें देख लीजिए कि माइनॉरिटी के लोगों की क्या इज़्ज़त है, क्या सम्मान है। चार लोग बात कर रहे होंगे, माइनॉरिटी का कोई आ जाए तो अपनी ज़ुबान को ताला लगाना पड़ता है उनको। किसी और पार्टी में चले जाएँ तो उनकी पार्टी का अध्यक्ष माइनॉरिटी का नहीं बनेगा, उनकी गाइडलाइन है। किसी और पार्टी में आप चले जाएँ तो वो कह देंगे यार ये नीची जात का, हमारे हैं तो ऊंची जात वालों को सम्मान ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ से समाजवादी पार्टी बहुत पाक साफ है, बहुत दूर है। तो हमारे यहाँ तो सबकी भर्ती समाजवादी पार्टी इस वक्त आज की अगर तारीख में मैं कहूँ तो सब समाज के लोगों का जनता के लिए देखा जाए कामकाज के लिए तो समुद्र है, और नेता का हमारे दिल बहुत बड़ा है। जैसे आरजेडी को बिहार में नुकसान हुआ है, ऐसे समाजवादी पार्टी को यूपी में ओवैसी के आने से नुकसान हो गए नहीं? समाजवादी पार्टी पे लोग इतना भरोसा करते हैं। यदि मेरा सवाल था कि संबंध में समाजवादी पार्टी जो है वो 3 खेमों में बटी हुई है, एक खेमा आपका है, एक खेमा नवाब इकबाल का है, एक खेमा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का है, तो ये कितना सही है? देखिए ऐसा है, मैं मिसाल दे दूं आपको। मैं एक दफ़ा कलियर शरीफ गया, सबके खेमे लग रहे थे, लेकिन जब अंदर गए दरगाह में तो सारे एक थे। मैं ब्रिज घाट से गुजर रहा था, गंगा का नहान था, तमाम खेमे लगे पड़े थे जना किस के, किसी का झंडा कहीं किसी का झंडा। जब गंगा में डुबकी लगाई तो सारे लोग एक थे। तो समाजवादी पार्टी में खेमे कितने ही हो, लेकिन पार्टी समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल है और नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं। नहीं, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नवाब इकबाल ने बीजेपी का इलेक्शन लड़ाया था लोकसभा चुनाव। देखिए ऐसा है, आरोप प्रति आरोप का जो मामला है ये पार्टियों में रहता है, और जो नेता चुनाव लड़ते हैं वो पूरी निगाह रखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी निगाह तो ये कुछ हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने नेताओं को किस तरीके की किस बात से आगाह कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं या चढ़ा उतार रहे हैं कैसे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसा आपने देखा हो जो चुनाव हुए हैं, इसमें जब समाजवादी पार्टी चाहे कैंडिडेट विधानसभा के इकबाल महमूद साहब रहे हों या लोकसभा से डॉक्टर बर्क साहब रहे हों, क्योंकि डॉक्टर बर्क साहब तो मुरादाबाद से कई बार एमपी रहे हैं, बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर साहब को तो पूरे हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी लोग जानते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की भी कमी रहती है कि नेताओं को बलगलाना, चढ़ाना, उतारना, इस टाइप की बात नेताओं से कहलवा देते हैं। अच्छा, नवाब इकबाल और डॉक्टर बर्क में सच्चा समाजवादी कौन है? देखिए समाजवादी पार्टी तो मैं समझता हूँ 92 में बनी है हमारी, और ये लोग उससे पहले से राजनीति कर रहे हैं। उनके वालिद भी राजनीति करते थे, और बर्क साहब तो सन 67 में शादिया जना
65 में तो विधायक बन गए थे पहली बार, तो उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा। तो पुरानी राजनीतिक मामला है। समाजवादी पार्टी 92 में बनी, तो सच्चा समाजवादी पार्टी, तो इस वक्त तो मैं ये कहूँगा मुझसे सच्चा समाजवादी पार्टी वाला कोई है ही नहीं इस वक्त। तो वो भी सच्चे समाजवादी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी पहले नेताजी विश्वास किया करते थे लोगों पे, और नेताजी की देन है, चाहे कोई हो संभल का हमारे नुमाइंदा। और आज नई तांती में जब उभर के लोग आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की संख्या नयों की बढ़ी है। तो अखिलेश यादव जी ने जब से नेतृत्व संभाला है, तो नौजवानों की अक्सरियत ज़्यादा है, और नौजवान जो है देश का भविष्य है। और समाजवादी पार्टी को ये नौजवान ही आज इस तरीके से मजबूती दिए हुए हैं कि आप 2022 में देखना कि नौजवान जो आज बेरोज़गार घूम रहा है, नौजवान जो आज धक्के खा रहा है, नौजवान जो आज पुलिस की लाठी का शिकार हो रहा है, बेगुनाह जो इस वक्त जेल जा रहे हैं अत्याचार में, ये नौजवान 2022 में ही अखिलेश यादव जी की ताकत बनेगा। और प्रदेश में नौजवान, ये बुज़ुर्ग जिनकी दुआएं हमारे साथ हैं, वो महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो बच्चियां हमारी जो स्कूल जाते में आज डरती हैं, यही भविष्य है देश का। और ये समाजवादी पार्टी को ताकत देंगी। और समाजवादी पार्टी का कुनबा सारा हमारा एक है। ये सब टिकटों की और इलेक्शन लड़ने की लड़ाई होती है। हम सारे लोग एक हैं, और ख़ासतौर से मुझ जैसा आदमी तो सबको एक करने में कभी पीछे नहीं रहा और ना रहूँगा। मैं तो ये चाहूँगा पूरी पार्टी एक रहे। आपने टिकट की बात की, तो 2022 में संभल विधानसभा से कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं संभल की खाली बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की, जहाँ जिन विधायकों ने, मैंने खुल के अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा, और कह भी दूंगा मैं, कि जहाँ जहाँ जनता उम्मीद लगाती है, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी को लोगों ने ताकत देने का काम किया है, और वहाँ समाजवादी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे माननीय विधायक हों, या कोई भी हों, अगर वो आपकी कसौटी पे समाजवादी की खरे नहीं उतर रहे, और उनसे पार्टी को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ रही है, तो वहाँ विचार करें वो। तो बाकी तो हम तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, और संभल की क्या बात कर रहे हैं। जानना है कि मतलब अभी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा से हमारा पोता ज़ियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ेगा, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर। पिछली बार भी उन्होंने ज़ियाउर रहमान बर्क को लड़ाया था, जैसा मुझे मालूम है, और पार्टी ने टिकट दिया था इकबाल महमूद साहब को। 2017 की शायद आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, वो उनकी सोच, क्योंकि वो एमपी भी हैं और हमारे नेता हैं, वो विधायक हैं मौजूदा, और आप ये मान के चलिए कि ये फैसले जितने भी होते हैं, मैं कुछ कह दूं तो मेरी बात पे, या लोग नीचे उतर के मैं आपके ऊपर से उतरूं तो मेरी बात का विश्वास थोड़ी करेंगे। टिकट किसको हो रहा है, टिकट वहाँ से तय होता है जहाँ से पार्टी चलती है। तो ये हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है कि वो टिकट किसको दें, और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। लेकिन फीडबैक तो आप भी देते होंगे ना? फीडबैक तो मैं देता हूँ, बहुत पुराना, 9 साल में पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, और पार्टी का अध्यक्ष रहने 9 साल का मतलब ये हुआ कि कुछ तो मेरे ऊपर पार्टी नेतृत्व भरोसा करता ही होगा। और ज़मीनी लेवल का मैं खुद अपने मुँह से ही बात कहूँ कि मैं कार्यकर्ता हूँ, अभी रक्षा में बैठ के बैटरी के घर तक भी चला जाऊँगा, गाड़ी नहीं हुई। तो ये समाजवादियों की पहचान है, और समाजवादी में ऐसे लोगों की तादाद हमारे यहाँ बहुत है। हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, खुद भी नेताजी से लेकर सारे लोग हमारे यहाँ, हम कोई शोषा नहीं दिखाते, हम गरीब लोगों के सहारे चलते हैं। जनता हमारे साथ है, पूरे प्रदेश की जनता आज 90% हमारे साथ है। तो इसलिए जब चुनाव आएगा, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। ये भी हो सकता है आप कल आप मुझसे सवाल कर बैठो कि साहब आप भी ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं को गर्दन थोड़ी हिला दूंगा, नहीं रखता मैं। लेकिन डिपेंड तो पार्टी पे करता है कि पार्टी किसको दे। अब इस वक्त सारे लोग समाजवादी में हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि टिकट पार्टी किसको देगी। मेहनत में सब लगे हैं, मैं तो ये कहूँगा सारे लोग मेहनत करो। कोई मुझे मिल जाएगा तो कह देंगे हाँ टिकट तुम्हारा ही है, कोई मुझसे कहने लगेगा कि फिरोज़ खान साहब आप भी मेहनत करेंगे टिकट, तो मैं ये थोड़ी कह दूँगा उनसे। मैं यही कहूँगा वैसे उनसे कि ये पार्टी तय करेगी हमारी। अगर हमारी हैसियत इस काबिल है, उसकी हैसियत इस काबिल है, और इसकी हैसियत इस काबिल है, और आपकी हैसियत इस काबिल है, तो ये पार्टी तय करेगी। और जिताने वाली जनता है, और हुक्म उसका होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत लोग टिकट मांगने नए भी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई विधानसभाएं ऐसी हैं
पूरे मंडल में। मैं तो खैर अपने ज़िले की बात कहूँ तो ज़िले में ये नहीं, ये सारी विधानसभा को एक सही है। कुछ जैसे चंदौसी हमारे रिजर्व है, तो चंदौसी में मांगने वालों की तादाद ही आज 15 है, इतनी लंबी सूची है, मिलेगा एक ही को। तो इसलिए हमारे यहाँ हमने ये कह रखा है कि टिकट जिसको भी पार्टी दे उसको मजबूती से लड़ाओ, उसको जिता के भेजो। क्यों? क्योंकि सरकार जब भी बनेगी जब हमारा विधायक जीत के जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं अखिलेश यादव आपसे कहें कि फिरोज़ खान साहब आप ही चुने, किसको चुनना है संभल विधानसभा से उम्मीदवार, तो आप किसे चुनेंगे? नहीं, ऐसा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वैसे पार्टी के हाईकमान की तरफ से नहीं मिलती किसी को भी कि आप चुने, आप ही बताएं। नहीं तो मुझसे राजा कौन है, मुझे तो फिर रोज़ काजू बादाम डॉक्टर साहब के यहाँ भी खाऊंगा, काजू बादाम मुझे इकबाल महमूद साहब के यहाँ भी मिलेंगे, वो विधायक हैं, और कोई और तो काजू बादाम क्या मेरे पास तो वो क्या होता मैगी वाली अंजीर, वो भी खिलाने लगेगा, कहेगा भाई टिकट तो इसी के हाथ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कार्यकर्ता हैं। तो हमसे ये हो सकता है फीडबैक, अंडरग्राउंड कोई चीज़ ऐसी मांग ली जाए कि किसको टिकट होना बेहतर रहेगा, तो वो भी हमारी राय बहुत छोटी सी होगी, हमसे बहुत बहुत बड़े दानिश्वर पड़े। वही राय जाननी थी कि कौन, लेकिन वो राय जिस तरीके का अभी माहौल है, क्योंकि हमें अभी फिरके फरस ताकतों से लड़ना है। अगर हम आपस की लड़ाई करेंगे और ग्रुप बंदी खेमों में बैठ जाएंगे और किसी की मैं अगर अकेले की सिफारिश करता रहूं, कह दूं इस वक्त जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं होगा। अभी हमें अपनी मजबूती को बरकरार रखना है, अपने तमाम साथियों को जो विधायक हैं, एमपी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको सबको साथ रखना है इस भरोसे कि सरकार बनानी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि किस किस को टिकट देना है और वो किस शक्ल में उनको टिकट देके, और जिसको न देंगे उसको किस शक्ल में राज़ी करते हैं। ये पार्टी नेतृत्व का काम होता है। हमारा काम तो लड़ाना, जिताना, या पार्टी जो जिम्मेदारी दे दे। अब पार्टी हो सकता है मुझे क्या जिम्मेदारी दे दे, बहुत सी ऐसी जिम्मेदारी है कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे, मुझे ऐसी जिम्मेदारी मिल जाए, या बिल्कुल ना दें। तो एज ए कार्यकर्ता के, समाजवादी पार्टी के, तो मुझको दिलो जान से कुछ है थोड़ी, मुझे तो अपनी पार्टी का गीत गाना है, तो ये है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी संभल में चुनौती होगी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये पिछली बार भी उनके 60,000 के करीब वोट। देखिए, कहीं ऐसा होता है, आदमी का व्यक्तित्व जो है वो उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए ये कहना कि ओवैसी साहब के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूँ या उसे, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं अभी ये बात दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से प्रांत में हमारे बहुत पार्टियाँ ऐसी बनी जो किसी एक ही जात के ऊपर निर्भर होती थी, चाहे यादवों में कोई बना ले, जाटों में कोई बना ले, या SC में बना ले कोई, या माइनॉरिटी के लोगों में कोई बना ले। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही तरफा एक ही जात का वोट चला जाएगा। और माइनॉरिटी का जहाँ तक सवाल है, आप बात कर रहे हैं, तो आपका इशारा मुसलमानों की तरफ है। तो देखिए, उसमें मैं ये मानता हूँ कि हमें वही पार्टी चुननी है और उसको ही इस प्रदेश का रहनुमा बनाना है जो लोगों की सर समाज को लेकर चल के खिदमत कर सके। मैं खाली अपने लिए, अपनी जात के लिए खिदमत की बात करूं तो कोई पार्टी मेरे लिए अकेली खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टी सब लोगों के सहारे, सारे लोगों के वोट से और सारे लोगों के वजूद से नेता बनता है, और सरकार सभी के समर्थन से चलती है, ना कि किसी एक से। तो किसी एक जात बिरादरी के नाम से कोई पार्टी अगर आए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पार्टियाँ कई पहले भी आई हैं, तो सफलता शायद बहुत मुश्किल से मिल पाई है। अच्छा, BSP संभल में समाजवादी पार्टी की नहीं चुनौती होगी? अरे साहब, चुनौती तो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से कोई नहीं है, क्योंकि चुनौती जब होती है नहीं, लेकिन BSP से मेंबर शकील उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं, देखिए, मैंने अभी, आपने मेरी पार्टी के टिकटों के बंटवारे पे भी बात की, तो मैंने उस पर यही कहा कि फैसला हाईकमान का है। तो जहाँ तक आपने अभी जो बसपा की बात कर रहे हैं, तो उनका भी अभी 1 साल चुनाव में है लगभग, ये मानता हूँ मैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में अगले साल में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि फरवरी में अमूमन शिफ्ट वाइज चुनाव हो जाता है, फेस क्लियर हो जाते हैं, चुनाव आयोग कर देते हैं, और दिसंबर में आचार संहिता साल भर रह गया है। तो ये चीज़ें 6 महीने की पोजीशन में क्लियर होकर आती हैं। अगर आप उससे 6 महीने पहले बात कर रहे होंगे तो मैं सारी बातों का जवाब आपको फटाफट दूंगा, और ये भी बता दूंगा टिकट किसको हो सकता है संभावना। अभी 1 साल है, किसी भी पार्टी के टिकट का आइडिया ये लगाना कि किसका कटेगा और किसका जुड़ेगा, इस बात का मैं मुनासिब नहीं समझता कि जवाब दिया जाए। शुक्रिया।
ये थे संभल से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान साहब, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दार्लम।